हाँ, तो एक बार सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, है ना। ऑनलाइन में तो उम्मीद ही कर सकते हैं हम, क्योंकि हम आपको देखने नहीं आ रहे कि आप स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम ओनली आपसे उम्मीद ही लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे जो विद्यार्थी हैं वो स्टडी कर रहे होंगे रेगुलर। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में एमएससी प्रीवियस एंड एमएससी फाइनल के बैचेज के इंफॉर्मेशन के बारे में बातें की थी। आज हम एमएससी प्रीवियस का पेपर स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं, आज उसी का आगाज़ हम करते हैं, समझ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, बी केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक सुनेंगे हर बात को, और अपनी एक कॉपी नोट्स की कॉपी बना लीजिए, नोटबुक। और सुनिए विद्यार्थियों, वाइट पेज की आपको कॉपी बनानी है। A4 साइज की जो पेपर्स की कॉपी आती है वो वाली आपको एक कॉपी बनानी है, ताकि हम हमारे अनुसार इच्छित डायग्राम्स बना सकें, हमारे तरह से हम कुछ भी कर सकें। उसमें एकदम प्लेन पेपर होना चाहिए, है ना। सफ़ेद कागज़ की कॉपी, वाइट पेजेज की, ओके। लाइनदार वाली कॉपी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसमें नोट्स अच्छे नहीं बनते, ठीक है। अब आप बड़े स्टैंडर्ड पे हैं तो कुछ बड़े स्टैंडर्ड की तरह लेवल का काम कीजिएगा, ओके विद्यार्थियों। तो अब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थियों कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वो आपको पूरी करनी होगी, फुलफिल करनी होगी उनको। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को समझने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लर्न होने चाहिए। कुछ ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अर्थात ईडी में हमारे काम में आएंगे, लाइक वेक्टर अलजेब्रा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए बिल्कुल नेसेसरी है। इसके बिना आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को नहीं पढ़ सकते, इस पर हाथ भी नहीं लगा सकते, ओके, वरना आप फिर बाद में परेशान होते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कम से कम वेक्टर अलजेब्रा के 5 से 7 लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपका वेक्टर अलजेब्रा अच्छा हो जाए। उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारा रनिंग में आ जाएगा। बिकॉज हम डायरेक्ट ईडी को स्टार्ट करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर बीच बीच में वो बातें आएंगी तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक बातें जो कि इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो ठीक है, एक बार सभी विद्यार्थी इधर देखेंगे। आज जो हमारा पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ईडी, शॉर्ट में इसको ईडी भी बोलते हैं, ईडी। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, ओके। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वेक्टर अलजेब्रा है। इसके लिए मैं आपको बुक्स बता दूं कि प्रॉब्लम्स के लिए आप कौन सी बुक फॉलो करेंगे। यदि आप बिल्कुल लो लेवल पर हैं कि हमें तो वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल भी नहीं आता, तो पहले तो आप एक 11th क्लास की बुक है, 11th क्लास की फिजिक्स की, उसका एक चैप्टर है वेक्टर का, 2nd या 3rd चैप्टर मिलेगा आपको, वहाँ देख लेना। उसमें आपको वेक्टर्स के बारे में अच्छे से बता रखा है, तो वहाँ पर आप एक बार इसको स्टडी कर लें, ताकि आपका बेसिक जो है अच्छा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा तो 11th का तो कवर है, तो वही आप फिर आइएगा। एक आपकी बुक चलती है बीएससी सेकेंड ईयर में मैथ की बुक चलती है, और उसका नाम यही है वेक्टर अलजेब्रा। वो बुक आपके लिए प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी रहेगी, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अच्छी रहेगी। जब मैं आप पढ़ाता जाऊँ तो आप उसमें साथ साथ प्रॉब्लम सोल्व करते जाना, ठीक है विद्यार्थियों। तो उसमें डाइवर्जेंस, करल, ग्रेडियंट सब बता रखे हैं, तो ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप ईडी कैसे सीख पाएंगे। सुन रहे हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बातें। अब बातें करते हैं अपन बीएससी सेकेंड ईयर में मैथ हो गया। मैथ की जो वेक्टर अलजेब्रा की बुक है वो आपको फॉलो करनी है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि ये एक बात हो रही, ये हिंदी मीडियम की बुक है,
जो विद्यार्थियों का जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश में हाथ तंग है वो इस बुक को फॉलो करें। अगर कोई चाहता है कि साहब मेरे को तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप भाई एक फॉरेन राइटर की बुक है जो कि MSc में चलती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की है वो, लेकिन उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो वेक्टर अलजेब्रा का ही है। उसका नाम है डेविड जे डेविड जे ग्रिफिथ ये बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर यही है शायद, है ना, इसका फर्स्ट चैप्टर यही विद्यार्थियों, फर्स्ट चैप्टर। और एक बुक और है सत्य प्रकाश, क्योंकि ये बुक वाले ही फर्स्ट चैप्टर इसलिए देते हैं बिकॉज उनको पता है कि ईडी को समझने के लिए पहले वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ओके, या फिर सत्य प्रकाश भी बेस्ट बुक है, दोनों इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। इनका फर्स्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा का ही है। ओके विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आएंगी। एक बार इसको लिख लीजिए, लिखना चाहे तो। फिर मैं आज की वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ और हम 1 बाय 1 ऐसे ही सीखते चले जाएंगे। और अच्छे से सीखना है। देखो विद्यार्थियों, टॉप बेसिक टू हाई लेवल हमें जाना है। हालांकि MSc के सिलेबस में मेंशन नहीं कि आप बच्चों को वेक्टर अलजेब्रा सिखाओ, बट जब ईडी पढ़ना है तो वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए, नेसेसरी है। ओके, तो हम आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस हो जाएगा टाइम पे, उसकी टेंशन हमारी है, हम सिलेबस आपका टाइम पे करवाएंगे। ओके, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद हम देखते हैं। अब देखिएगा, बुक्स वगैरह का नाम आप लिख लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज हम वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तो वेक्टर अलजेब्रा का पहला जो टॉपिक है यहीं से डिवाइड कर लेते हैं। हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा पाऊंगा। फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के जो बेस पे है वो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी 3 टाइप्स की होंगी। या वेक्टर क्वांटिटीज, and second is scalar quantities, and third is tensor quantities। ओके, तो हम यहाँ टेंसर के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, टेंसर का अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन बाद में, तब आपको अच्छे से समझाएंगे। अभी हम वेक्टर अलजेब्रा के अंदर है तो वेक्टर और स्केलर के बारे में अच्छे से चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर डालता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज। बिकॉज मैंने बोला था कि सारा का सारा जो रिटन पार्ट है वो इंग्लिश में ही होगा, बट जो एक्सप्लेन करने का जो वे है हमारा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा शुरुआती दिनों में। आफ्टर सम टाइम यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। समझ रहे हैं, तुम समझने लग जाओगे इंग्लिश लैंग्वेज को, धीरे धीरे पकड़ बनेगी, है ना। अभी वेक्टर क्वांटिटीज, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बोलिएगा, हम है ना। वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which have both magnitude and direction are called as वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, अर्थात परिमाण भी होना चाहिए, और डायरेक्शन का मतलब मीन्स दिशा भी होनी चाहिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ओके,
इसको एक, अब आप बड़े लेवल पे तो इसको एक चीज़ और बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज फर्स्ट रैंक टेंसर। ये फर्स्ट रैंक का टेंसर है। जब पढ़ाएंगे आपको टेंसर तब बताएंगे इसके बारे में। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो लिख लीजिएगा। लाइक हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ईटीसी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करेंगे सभी विद्यार्थी। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारी ये वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में चर्चाएं यहाँ पर हुई है। चलिएगा विद्यार्थियों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक राइट डाउन कर लिया होगा। एकदम ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं अच्छे से। फिर देखते हैं ईडी आपको कैसे नहीं आती। देखिए ईडी आपको सिखा के छोड़ेंगे। एकदम इजी सब्जेक्ट है, बस ईडी को समझने का फ़र्क है थोड़ा सा। ठीक है, मैं जो आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ वो एकदम इजी लैंग्वेज में डिलीवर कर रहा हूँ सब्जेक्ट को। ये राइट डाउन कर लिया सभी ने, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। अब देखिएगा हमारा जो सेकंड है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, द quantities which have only magnitude, not डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शंस नहीं रखता है, ओनली मैग्नीट्यूड ही रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो आगे लिख लीजिएगा, डायरेक्शन अंडरलाइन ना करो तो अच्छा रहेगा। आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। ओके, इसको भी देखिए, जब हम हायर लेवल पे बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो रैंक टेंसर। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके लाइक एग्जांपल्स की बात करें हम, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, वर्क, एनर्जी, ईटीसी। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके? स्केलर क्वांटिटीज के। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज के बारे में चर्चाएं हुई। प्रदिश टेंसर के बारे में बाद में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, अभी हम वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ तक लिख लिया होगा सभी ने। एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन है, आप इनको माइंड में सेट रख सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से जल्द लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें। इस चैनल को इतना बढ़ाइएगा कि इसमें जो यूट्यूब की गाइडलाइन है वो पूरी हो जाए, है ना। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए हमें, किसके लिए? लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, ताकि हम और आप फिर लाइव में पढ़ेंगे और आप लाइव में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। विद्यार्थियों, हमने सदैव विद्यार्थी हित में कार्य किया है।
एकदम मिनिमम फीस में हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ओके, हमारा मकसद यही है। तो आपका दायित्व ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें चैनल को। ओके, जिससे कि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब आगे की बात करें। रिप्रेजेंटेशन करेंगे अब किसका, वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक एरो साइन का यूज किया जाता है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम कहते हैं टेल और इसको कहते हैं हेड। टेल मीन्स और हेड मीन्स, टेल का मीन्स होता है पुछ और हेड का मतलब सिरा। ओके, और इसकी जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड को, उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो ये क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। इट मीन्स वेक्टर को दर्शाने का एक तरीका है। ओके, तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। आगे की चर्चा करें, आगे की बातें हम करते हैं। अब हमारा काम क्या है सुनिएगा। कुछ टाइप्स आपको मैं यहाँ बताऊँगा वेक्टर्स के, वो आपको एक तरह से लर्न तो क्या एक माइंड में रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर इतने टाइप्स के होते हैं। बाकी हम उसके अंदर इतना डेप्थ में, इतना गहराई में नहीं जाएंगे। वो आप 11th क्लास की बुक फिजिक्स के, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनकी डेफिनेशन हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी मिल जाएगी। वैसे मैं आपको एक बार यहाँ हल्का सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ उनका भी। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार। देखिएगा, सबसे पहला एक्सियल वेक्टर एंड सेकंड इज पोलर वेक्टर एंड थर्ड इज पोजीशन वेक्टर एंड फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर and 5 is equal vector। ठीक है, इक्वल वेक्टर एंड नेक्स्ट इज अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल या ऑपोजिट भी बोलते हैं, ऑपोजिट वेक्टर, जीरो वेक्टर। ठीक है, और हमारा लास्ट है यूनिट वेक्टर। तो ये कुछ वेक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं। आपको एक इसी टेबल फॉर्म में इनको बना लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिएगा, आप एक एक को समझिएगा। एक्सियल वेक्टर मीन्स जो कण की दिशा में ही होता है, जो पार्टिकल की डायरेक्शन में ही हो उसकी डायरेक्शन, तो उसे हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। लाइक हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक एक्सियल वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एग्जांपल दे रहा हूँ इसका मैं, तो ये एक एक्सियल वेक्टर ही होगा। ओके, क्योंकि बिकॉज पार्टिकल जब भी चलता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। इट मीन्स एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसा वेक्टर जो कण की दिशा में ही हो, उससे पार्टिकल की डायरेक्शन में ही हो, उसे हम एक्सियल वेक्टर करेंगे। ओके, ऐसा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। पोलर वेक्टर मीन्स बिकॉज हमारे इतना काम की चीज़ें नहीं है, ओनली टाइप्स आपको समझने हैं। पोलर वेक्टर का मीन्स कोई घूर्णन एक्स है, इस घूर्णन एक्स के अनुदिश कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो इस घूर्णन एक्स की इस रोटेशन के अनुदिश जो वेक्टर होगा वो पोलर वेक्टर होगा। उसे हम हम बात करें एग्जांपल टॉर्क,
टॉर्क जो है बलाघूर्ण जिसे हम कहते हैं वो हमारा एक पोलर वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर जानते होंगे, जो पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट करता है। तो पोजीशन वेक्टर को मैं आर वेक्टर को एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के ये हमारा पोजीशन वेक्टर हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स इन्हीं दो पार्टिकल के दो इन कोई पार्टिकल है उसकी पोजीशन जो होती है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखो मैं यहाँ दर्शाता हूँ। पार्टिकल पहले यहाँ पर था इनिशियल पोजीशन पे, फाइनली यहाँ पर चला गया, तो इसकी ये x1 पोजीशन है, ये x2 पोजीशन है। तो x2 माइनस x1 अर्थात इन दोनों पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ओके, समझ पा रहे होंगे? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? स्थिति सदिशों का जो अंतर है या पोजीशन डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें इक्वल वेक्टर। इक्वल का मीन्स उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो। अनइक्वल वो तीन प्रकार से हो सकते हैं। अनइक्वल तो या तो दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन अलग हो, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अलग हो, या हो सकता है एक बार डायरेक्शन अलग हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही अलग हो, है ना। तो अनइक्वल कई प्रकार से हो सकता है वेक्टर, है ना। मैं डायग्राम के साथ शो कर देता हूँ। यहाँ ये दो वेक्टर्स हैं, आप देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये लाइन क्या दर्शाती है? मैग्नीट्यूड। ये जो लाइन है ये जितनी बड़ी होगी उतना ही मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ये जितनी छोटी होगी उतना ही मैग्नीट्यूड कम होगा। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हुआ। आगे की बातें करें, मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो भी अनइक्वल होगा। मान लीजिए मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, तो भी अनइक्वल होगा। तो ऐसी बहुत कंडीशंस हो सकती, तीन कंडीशन ही होगी, तो आपको मैंने यहाँ लिखवा दिया है। पैरेलल वेक्टर मीन्स एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसे। ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। जीरो वेक्टर, जीरो होता है शून्य, शून्य को जीरो वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको कैप लगा के दर्शाते हैं। मान लीजिए एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो कैसे फाइंड करते हैं किसी का भी यूनिट वेक्टर? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये डायग्राम शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर ही बना देता हूँ। इसका डायग्राम, थर्ड जो डायग्राम होगा ये होगा ना। ये तीनों डायग्राम किसके हैं? अनइक्वल वेक्टर के। बिकॉज यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको नीचे। ये टॉर्क की भी शायद, टॉर्क को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। इसका जो एग्जाम्पल है वो टॉर्क है, टॉर्क। ठीक है, हाँ। तो एन कैप यहाँ यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मान लेते हैं एन कैप और वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे निकाला जाता है। तो यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विद्यार्थियों एक बार आप यहाँ तक लिखें, क्योंकि हम वेक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, फिर हम वेक्टर्स के ऑपरेशंस के ऊपर चलेंगे कि कैसे कैसे ये ऑपरेशंस होते हैं इनके, लाइक एडिशन, लाइक मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, फिर आगे की चर्चाएँ हम करते हैं।
चलिए विद्यार्थियों आगे देखिएगा, इसको हम रफ करते हैं। वैसे तो वेक्टर्स के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट वो फिर ज़्यादा लो लेवल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी जानते हैं इतनी छोटी छोटी बातें, तो फिर ही मैंने देखो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करवाया है इतना। अब देखिएगा, हम कुछ 2-3 वेक्टर जो हमारे काम के रहेंगे उनको हम पढ़ लेते हैं। 1 मिनट। देखिएगा, एक तो हमारा जो है पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर विच डिनोट या विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। मान लीजिए आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के, यानी 3D के अंदर एक पोजीशन वेक्टर लिखा है। यदि मैं 2D में लिखना चाहूँ इसी को, तो एक्स आई केप वाई जे केप, हाँ कैसा भी हो सकता है, 2 कोऑर्डिनेट होंगे कोई से भी, एक्स और जेड भी आ सकता है यहाँ, है ना, वाई और जेड भी आ सकता है, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग रहेगा। इसको कहेंगे 3D में, इसको कहेंगे 2D में, और 1D में तो आप जानते ही हैं, एक्स आई केप भी हो सकता है, वाई आई केप भी हो सकता है, वाई जे केप भी हो सकता है, सॉरी, और आर वेक्टर जेड के केप भी हो सकता है। कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट होगा, 2 मिसिंग होंगे, इनको हम कहते हैं 1D के अंदर, 1D रिप्रेजेंटेशन है ये। ओके, तो हमारा यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने बातें कर ली। अब देखिएगा आगे की बातें हम यहाँ ही करें थोड़ी सी। पोजीशन वेक्टर हुआ हमारा, अब चलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 is called as यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला माइंड में सेट कर लेना है। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब 11th क्लास की आपने फिजिक्स पढ़ी, उसके बाद ही पढ़ा है BSc वगैरह में भी, लेकिन मैं एक बार लर्न आपको करा देता हूँ। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मान लीजिए एन मेरा यूनिट वेक्टर है, इसको कैप लगा के दर्शाते हैं, एन केप, और मान लेता हूँ मेरा कोई वेक्टर ए वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। एक एग्जांपल कर ले यूनिट वेक्टर का आप चाहे तो, ताकि आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। मैं इधर वाला रब कर रहा हूँ, अच्छी से नोट्स की कॉपी बना लीजिए विद्यार्थियों, आप फिजिक्स में धमाधम धमाल करेंगे अपन। एक एग्जांपल करेंगे तुम, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर 2i केप 3j केप और 5k केप। ओके, इस वेक्टर का आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, ये वेक्टर की 2i केप। सॉल्यूशन करें इसका, ऐसा तुम कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ, 3j केप 5k केप। इस ए वेक्टर का मोड निकालने थी आप, परिमाण कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऐसे 2 का स्क्वायर, इनके जो कोफिशिएंट है उनका मोड स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कितना आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 25, कितना हो गया, ये कितना हुआ 34, 34 एंड 4 38। ठीक है, यही हो रहा है क्या? ठीक है,
तो मेरा जो यूनिट वेक्टर वो कितना होगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड। तो एन केप ए वेक्टर कितना है 2i केप 3j केप 5k केप, और वेक्टर कितना आया था, वेक्टर का मोड आया 38। ये क्या आ गया, इसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर लिया विद्यार्थियों। तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिएगा आगे की चर्चाएं हम करेंगे। अब हम यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या क्या होंगे, एक डायग्राम के साथ में हम समझते हैं चीज़ों को। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज माइनस y एक्सिस। ओके, देखिएगा प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा प्लस का i केप, इधर माइनस का i केप, इधर प्लस का j केप, इधर माइनस का j केप। ओके, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये आपको माइंड में सेट रखना है। प्लस एक्स की तरफ प्लस i केप, माइनस एक्स की तरफ माइनस i केप, प्लस j की तरफ प्लस एक्स, वाई की तरफ प्लस जे केप, और इसकी तरफ माइनस जे केप। अगर जेड एक्सिस आ जाए तो जेड एक्सिस प्लस के केप, और माइनस जेड एक्सिस की बात करें तो माइनस का के केप। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना। तीनों एक्सिस के बारे में मैंने बता दिया है। अगर hमारे पास एक चीज और देखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शंस के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालें तो कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिएगा। पहले तो डायरेक्शंस लिखेंगे अपन, डायरेक्शन क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में काम आने वाली चीज़ है। ईस्ट ये आपका वेस्ट, नॉर्थ, और दिस इज साउथ। ठीक है, अगर इनके मिड से जाऊं मैं और मिड से देखूंगा तो मुझे और डायरेक्शंस मिलेंगी। इधर देखूंगा तो यहाँ पर ये डायरेक्शन मुझे नॉर्थ ईस्ट की मिलेगी, इसकी मिड की डायरेक्शन। ये कौन सी मिलेगी, वेस्ट साउथ मिलेगी। ये कौन सी मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट मिलेगी। ये कौन सी मिलेगी, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट मिलेगी। ओके, सबका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है। अब देखिएगा नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। ये आई केप होगा प्लस एक्सिस की तरफ है, ये माइनस आई केप होगा, ये प्लस का जे केप माइनस का जे केप। देखिएगा डायरेक्ट करें इसको हम, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर इनका तो लिख लिया हमने। अब हमारे पास 1 2 3 4 के यूनिट वेक्टर हमें और चाहिए। समझ रहे हैं, 4 डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर हमें चाहिए। तो उनको निकालने का क्या तरीका है, देखिएगा। मैं यदि ये 2D के अंदर ही है, यहाँ पर देख रहे हो आप 2D में है, तो इसका पोजीशन वेक्टर में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा। देखो 2D में है तो एक्स आई केप वाई जे केप। एक्स और वाई की जगह आप कितना भी वैल्यू ले लीजिए, मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पे चाहता हूँ इसका यूनिट वेक्टर। तो आप देखो इधर से भी सेम आएगा, इधर से भी सेम आएगा, ऐसे आप देखो इधर से भी सेम आएगा, इधर से भी सेम आएगा। हर जगह से क्या आएगा, सेम वैल्यू मिलने वाली है विद्यार्थियों। तो मान लेता हूँ वो सेम वैल्यू क्या है मेरी, इसकी बात करता हूँ, एक निकाल के बताऊँगा, सारे नहीं निकालूंगा। इधर से मैं मान लेता हूँ मेरी जो डिस्टेंस है वो है x, और इधर से कितनी है, इधर से कितनी है, सेम होगी दोनों तरफ से। इधर से y बराबर है x, या कुछ वैल्यू भी ले सकते हैं 1 1 2 2 3 3 कुछ भी। तो मैं मान लेता हूँ x और y की जगह 1 1 मान लिया मैंने। ये वेक्टर हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। इसका मोड निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, √2 यही आ रही है। तो मेरा जो एन केप आएगा वो कितना आया, आई के प्लस जे के वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आया ना, आई के प्लस जे के अपॉन √2। तो
यहाँ लिख देंगे आई के प्लस जे के अपॉन रूट 2। अब आप कह रहे हैं सर आपने 1 1 क्यों लिया, तो आप 2 2 ले लीजिए, 3 3 लीजिए, लेकिन सेम लेना पड़ेगा, बिकॉज सेम तो आएगी डिस्टेंस, तो ये तभी तक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, 2 2 3 3 4 4 कुछ भी लेके देख लीजिएगा, यही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो 3 लेके दिखाता हूँ, मन से ले रहा हूँ वही 3 आई के 3 जे के, ये ले लिया मैंने ना आर वेक्टर। ठीक है, अब आर वेक्टर का मोड करेंगे आप, तो कितना आएगा मुझे बताएंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट लग जाएगा, 9 + 9 कितना हुआ, 9 18 कितना हुआ, 2 × 9 कितना हुआ, 3√2। अब ये 3√2, 3i ऊपर से 3 कॉमन है ना, तो आई के प्लस जे के, नीचे 3√2, 3 से 3 कैंसिल, आई के प्लस जे के अपॉन √2 आ रहा है। ओके, तो इसी प्रकार आप कुछ भी ले लीजिएगा वही वैल्यू मिलेगी। तो इसका आई के प्लस जे के अपॉन √2 आया। इसी प्रकार आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से लिखेंगे, माइनस का आई के माइनस का जे के अपॉन √2, सबका मैग्नीट्यूड √2 ही रहेगा। इसका क्या रहेगा, आई के माइनस जे के अपॉन √2। इधर से देखेंगे तो माइनस आई के प्लस जे के अपॉन √2। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो ये डायरेक्शंस के क्या आ गए विद्यार्थियों, आप सभी के निकाल सकते हैं, डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर भी आपने फाइंड कर लिए। ओके, ये माइंड में आपको अच्छी तरह सेट कर लेना है कि कैसे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे की चर्चाएं हम करते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ बना लिया होगा। अब देखिए, आज की क्लास को ज़्यादा लंबी ना करेंगे, बिकॉज आज फर्स्ट क्लास तुम्हारी, तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे फिर अपन। तो आज की क्लास का हम एक छोटा सा टॉपिक लिखवा देते हैं, उसको कल पढ़ेंगे, लेकिन है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा आपका शुरू हो चुका है, सभी स्टूडेंट्स को आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कल टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, लाइक एडिशन के जो रूल्स हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाले टॉपिक हम कल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक कल क्या होगा, एडिशन। और एडिशन के वेक्टर्स के 3 रूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। एक तो होता है ट्रायंगल रूल, एक होता है पैरेललोग्राम रूल, एक होता है पॉलीगन रूल। ओके, तीनों रूल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप वेक्टर एडिशन करने में घबराएं नहीं। समझ रहे हैं। फिर हम मल्टीप्लिकेशन की बातें करेंगे कि वेक्टर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे क्या होते हैं ना, सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अब हमारी जो क्लासेज हैं वो आपको रेगुलर मिलेगी, एक भी दिन आपकी छुट्टी नहीं होगी। हाँ, बाई चांस कोई अगर इमरजेंसी हो जाता है तो वो अलग बात है, बाकी आपकी जो है क्लासेज एकदम रेगुलर आपको मिलेगी। तो विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस फैमिली को आगे की तरफ ले जाएं, इसको बढ़ाएं। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। विद्यार्थियों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेज दें ताकि सबको पता लग जाए कि एमएससी प्रीवियस की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। और हाँ, एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स को भी आप बता दें कि बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं 10 तारीख से, 10 जुलाई से क्लासेज होंगी उनकी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी उनको बता देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। फिर से कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।